हेलो दोस्तों, डर के अभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है, क्या वो कोई छलावा थी या कोई और? तो चलो कहानी शुरू करते हैं। रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त था। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जबकि गर्मियों का मौसम था। नीलेश अपने दो दोस्तों रोहित और विक्रम के साथ बाइक से एक दूरदराज के गांव की ओर जा रहा था। तीनों का प्लान था एक पुराने किले को देखने का, जिसके बारे में सुना था कि वहां रात में अजीब घटनाएं होती हैं। भूत प्रेत सब बकवास होता है भाई, बस मन का वहम होता है, रोहित हंसते हुए बोला। विक्रम ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, पता नहीं यार, कुछ जगह होती हैं जहां वाकई कुछ होता है। नीलेश चुप था। वह उस किले के बारे में एक पुरानी किताब में पढ़ चुका था। वहां छलावे की बात कही गई थी, ऐसी आत्मा जो किसी जान पहचान वाले के रूप में सामने आती है और लोगों को भटकाकर मौत की ओर ले जाती है। गांव के रास्ते में घना जंगल था। पेड़ों की शाखाएं रात के अंधेरे में किसी डरावने जीव की तरह लग रही थीं। रास्ते में एक मोड़ पर अचानक उनकी बाइक रुक गई। क्या हुआ? रोहित ने पूछा। लगता है इंजन ओवरहीट हो गया, नीलेश ने कहा। तीनों बाइक से उतरे। जंगल के बीचों बीच एक अजीब सी खामोशी थी, ना कोई झिंगरों की आवाज, ना हवा की सरसराहट। तभी दूर से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। विक्रम ने चौंक कर कहा, यह कौन रो रहा है जंगल में? नीलेश ने कहा, यहां कोई नहीं होना चाहिए, ये आवाज असली नहीं लग रही। तीनों कुछ कदम उस दिशा में बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। तभी पेड़ों के पीछे से सफेद साड़ी में एक लड़की निकल कर आई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख और चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान। भाई ये कौन है? रोहित ने बोला। वह लड़की धीरे धीरे पास आई और बोली, आप लोग मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे, मैं खो गई हूं। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस लड़की का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें और लाल हो गईं और उसका शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। भागो! नीलेश चिल्लाया। तीनों उल्टे पांव भागे, लेकिन विक्रम का पैर फिसल गया और वह गिर गया। नीलेश और रोहित भागते हुए पेड़ों के पीछे छिप गए और वहां से देखा कि वह लड़की हवा में तैरती हुई विक्रम के पास पहुंची और उसके सिर पर हाथ रखते ही विक्रम का शरीर झटके खाने लगा। नीलेश ने आंखें बंद कर लीं। कुछ मिनटों बाद सब शांत हो गया। विक्रम गायब था। नीलेश और रोहित कांपते हुए वहीं पेड़ों के पीछे दुबके रहे। दिल तेजी से धड़क रहा था। विक्रम की चीखें अब बंद हो चुकी थीं और उसके बाद बस खामोशी, ऐसी खामोशी जो कानों में शोर की तरह गूंज रही थी। विक्रम! रोहित ने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। नीलेश ने रोहित का हाथ पकड़ा। मत निकल, वो अभी भी यहीं हो सकती है। पर रोहित नहीं माना। वह डरते डरते उस जगह पहुंचा जहां विक्रम आखिरी बार देखा गया था। जमीन पर बस उसका जूता पड़ा था और कुछ खरोंचों के निशान। न खून, न शरीर। ऐसा कैसे हो सकता है यार? वो तो अभी यहीं था। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। ये छलावा है रोहित, ये किसी इंसान की आत्मा नहीं, ये कुछ और है। नीलेश ने मोबाइल निकाला और जीपीएस से लोकेशन देखने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ नो सिग्नल लिखा था। हम फंस गए हैं इस जंगल में, नीलेश ने कहा। वापस चलते हैं, रोहित कांपते हुए बोला। दोनों उल्टी दिशा में चलने लगे। रास्ता अंधेरे में खो गया था। हर पेड़ एक जैसे दिख रहे थे, मानो जंगल ने अपना चेहरा बदल लिया हो। पत्तों के बीच से झांकती परछाइयां अब और भी भयानक लगने लगी थीं। तभी रोहित रुक गया। वो देखो, वो विक्रम है। वाकई सामने एक पेड़ के नीचे कोई बैठा था। वही जैकेट, वही बॉडी लैंग्वेज। विक्रम! नीलेश चिल्लाया और दौड़ पड़ा, पर जैसे ही उसने कंधा पकड़ा और विक्रम को पलटाया, वह चेहरा वो विक्रम नहीं था। उसका चेहरा किसी जले हुए इंसान की तरह था। आंखें खाली, मुंह कटा हुआ, और वो अब भी मुस्कुरा रहा था। नीलेश! एक अजीब गूंजती हुई आवाज निकली उस चेहरे से। नीलेश चीखते हुए पीछे गिर पड़ा। रोहित भी पीछे हटा, लेकिन तभी वह अजीब प्राणी उठ खड़ा हुआ और हवा में तैरने लगा। नीलेश ने रोहित का हाथ पकड़ा और दोनों दौड़ पड़े। अब उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। सब कुछ गोल गोल घूमने लगा और फिर एक झटका लगा और दोनों जमीन पर गिर पड़े। जब आंख खुली तो वे एक टूटी फूटी झोपड़ी के सामने थे। झोपड़ी से एक बूढ़ी औरत निकल कर आई। तुम दोनों भी उस छलावे के शिकार हो गए क्या? उसने कांपती आवाज में पूछा। आप जानती हैं उसके बारे में? नीलेश ने चौंक कर पूछा। बूढ़ी औरत ने अंदर बुलाया और कहा, बैठो, मैं बताती हूँ। झोपड़ी के अंदर अंधेरा था, मगर एक कोने में एक दिया जल रहा था, जिससे हल्की हल्की रोशनी फर्श पर गिर रही थी। दीवारों पर नींबू मिर्च, राख और पुराने तंत्र मंत्र के चिन्ह टंगे हुए थे। नीलेश और रोहित थरथराते हुए फर्श पर बैठ गए। बूढ़ी औरत ने एक मिट्टी के घड़े से पानी निकाला और दोनों को दिया। ये छलावा कौन है, अम्मा? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ी औरत की आंखों में डर और दुख दोनों थे।
फिर बूढ़ी औरत ने बताया, उसका नाम रुक्मिणी था। सालों पहले इस गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। रुक्मिणी उसकी नौकरानी थी। वो जमींदार राक्षस से कम नहीं था। उसने एक रात रुक्मिणी को जंगल में बुलाया, उसे अकेले में बुलाया और फिर उसने उसके साथ जबरदस्ती की। फिर डर के मारे उसकी हत्या कर दी और लाश इसी जंगल में दफना दी। लेकिन रुक्मिणी की आत्मा वहीं अटकी रह गई। दर्द, अपमान और मौत की तड़प ने उसे इंसान नहीं रहने दिया। वो अब छलावा बन चुकी है, ऐसा प्रेत जो तुम्हारे अपनों का रूप धरकर तुम्हें अपने पास बुलाता है और फिर कभी लौटने नहीं देता। नीलेश और रोहित की रूह कांप गई। पर विक्रम को बचाने का कोई रास्ता है? नीलेश ने पूछा। अम्मा ने गहरी सांस ली। एक ही तरीका है, तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहां उसकी आत्मा को बांधा गया है। वहीं जमींदार उसका बलात्कार करने गया था, वहां उसकी आत्मा बंधी हुई है। अगर वहां जाकर तुम उसका सच उजागर करो, उसे इंसाफ दिलाओ, तो शायद वो मुक्त हो जाए और तुम्हारा दोस्त भी। पर वो किला तो अब वीरान है, रोहित बोला। सुना है वहां जाने वाले लौट कर नहीं आते, क्योंकि वो अब उसका इलाका है। अम्मा ने कहा, छलावा अब इंसानों को वहीं बुलाता है जहां उसका जीवन उजड़ा था। और अगर तुम सच में अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो सुबह होने से पहले तुम्हें वहां पहुंचना होगा, वरना वो भी रुक्मिणी का एक और हिस्सा बन जाएगा। अम्मा ने उन्हें एक ताबीज दिया, इसे गले में पहन लेना, इससे उसकी ऊर्जा थोड़ी देर के लिए रुकी रहेगी। लेकिन याद रखना, जैसे ही सूरज उगेगा उसका असर खत्म हो जाएगा। नीलेश और रोहित ने एक दूसरे की ओर देखा। डर था, पर दोस्ती उससे बड़ी थी। हम जाएंगे, नीलेश ने कहा। विक्रम को ऐसे नहीं छोड़ सकते। अम्मा ने एक आखिरी बात कही, अगर वो तुम्हारे किसी जानने वाले का रूप लेकर आए तो उसकी आंखें देखना। छलावे की आंखें हमेशा लाल होती हैं, जैसे किसी अंदर जल रही हो आग। बाहर अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। हवा अब तेज थी और पेड़ की शाखाएं अजीब सी फुसफुसाहट कर रही थीं। दोनों दोस्त उस डरावने जंगल में उस किले की ओर चल पड़े जहां अब इंसान नहीं, सिर्फ एक पीड़ित आत्मा का राज था। जंगल की पगडंडी पर सिर्फ नीलेश और रोहित के कदमों की आहट थी, बाकी सब कुछ मानो शांत था। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से झुक रही थीं, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें देख लिया हो। नीलेश, तूने ताबीज पहना ना? रोहित ने पूछा। हाँ, और तूने? मैंने भी। पर यार, अगर कुछ हो गया तो हम साथ होंगे। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, हवा में ठंडक बढ़ने लगी। पुराने पत्थरों से बनी वो इमारत अब भी खड़ी थी, टूटी फूटी मगर भयावह। दीवारों पर काई जम चुकी थी और दरवाजे पर जंग लगे लोहे की जंजीरें लटक रही थीं। किला किसी शमशान से कम नहीं लग रहा था। वे अंदर दाखिल हुए। अंदर की हवा बासी, ठंडी और भारी थी। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें थीं, जमींदार के चेहरे वाले चित्र, दरबार और एक औरत का अर्ध धुंधला चित्र। शायद वही रुक्मिणी थी। यही है, नीलेश ने तस्वीर की ओर इशारा किया। तभी दूर किसी कोने से चूड़ियों की खनक सुनाई दी। दोनों चौंक गए। ये क्या था? लगता है वो यही है। नीलेश ने बैग से वो पुराना संदूक निकाला जो उन्हें अम्मा ने दिया था। उसमें से उन्होंने रुक्मिणी के बचपन की एक टूटी चूड़ी और एक लाल रिबन निकाला, जो अम्मा ने बताया था कि कभी रुक्मिणी की चीजें थीं। इनसे शायद उसकी यादें लौटें, नीलेश बोला। तभी पीछे से एक डरावनी आवाज आई। दोनों ने पलट कर देखा। सामने खड़ी थी वही लड़की, वही चेहरा, वही सफेद साड़ी, वही लाल आंखें। तभी नीलेश ने पूछा, विक्रम कहाँ है? वो मेरा है, अब तुम दोनों भी मेरे हो। उसकी आवाज अब गूंजने लगी थी, मानो किले की हर दीवार उसे दोहरा रही हो। तू रुक्मिणी है। रोहित चिल्लाया, हमें माफ कर दे, हम तुझे इंसाफ दिलाने आए हैं। इंसाफ? उसकी आंखें और लाल हो गईं। जिसने मेरी चीख नहीं सुनी उसे अब चीखना पड़ेगा। वो हवा में उड़ने लगी, उसकी आंखों से निकल रहा था और उसने एक जोर की चीख मारी। ताबीज चमकने लगा। नीलेश ने झट से रिबन और चूड़ी जमीन पर रख दी। रुक्मिणी, देखिए तेरी चीजें हैं, नीलेश चिल्लाया। छलावा एकदम रुक गया। उसकी आंखों में एक पल को नरमी आई। उसने धीरे से जमीन पर झुककर चूड़ी उठाई और रो पड़ी। मुझे कोई क्यों नहीं समझा? उसकी सिसकी गूंज बनकर दीवारों से टकराई। अब समझेंगे? रोहित बोला। पर हमें विक्रम चाहिए, छलावा धीरे से बोली। वो अब मेरा हिस्सा बन चुका है, लेकिन अगर तुम मेरे जख्म भर दो, मेरी हड्डियां उस कुएं के पास हैं जहां मुझे दफनाया गया था, उन्हें गंगा में विसर्जित करो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। नीलेश ने बोला, रुक्मिणी, हम तेरा वादा पूरा करेंगे, लेकिन यह बताओ विक्रम कहाँ है? एक पल को सब कुछ शांत हो गया। फिर छलावा ने दीवार की ओर इशारा किया। एक पत्थर हटाया गया और वहां था विक्रम, बेहोश मगर जिंदा। नीलेश और रोहित उसे उठाकर जैसे ही बाहर निकलने लगे,
छलावा बोली। रुको। नीलेश ने गर्दन हिलाई। हम वादा करते हैं। छलावा मुस्कुराई और धुएं में बदलकर गायब हो गई। किले से निकलते वक्त नीलेश और रोहित के हाथों में विक्रम था। बेसुध मगर सांसें चल रही थीं। आसमान में चांद अब बादलों से ढक चुका था। हवा की सनसनाहट अब भी थी, लेकिन उस किले के डर की तरह अब उनके अंदर डर नहीं था। सिर्फ एक संकल्प था, रुक्मिणी को मुक्ति दिलाने का। बूढ़ी अम्मा की बताई जगह पर वे दोनों विक्रम को लेकर उस पुराने कुएं के पास पहुंचे। वहीं पास में मिट्टी में दबा हुआ एक सड़ी गली हड्डियां पड़ी थी। अब वो उनके लिए सिर्फ हड्डियां नहीं थीं, वो एक औरत की न्याय की मांग थीं। वे हड्डियां लेकर अगले दिन सुबह गंगा किनारे पहुंचे। पंडित से विधिवत अंतिम संस्कार कराया, फूल चढ़ाए, चूड़ी और लाल रिबन भी उसी जल में प्रवाहित किया जैसे अम्मा ने कहा था। जल में वो हड्डियां जैसे ही प्रवाहित हुईं, अचानक गंगा के पानी में एक ठंडी लहर दौड़ी। पास के वृक्ष झूम उठे और हवा में घंटियों जैसी आवाज गूंज उठी। और उसी क्षण विक्रम की आंखें खुल गईं। मैं जिंदा हूं। विक्रम घबरा गया। हाँ भाई, नीलेश ने उसकी पीठ थपथपाई। तू बच गया, लेकिन वो लड़की, वो सफेद साड़ी वाली, वो अब आजाद हो गई है। रोहित बोला। हमने उसे मुक्ति दिला दी। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।